बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान से मैं हूं ताहिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उसमें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ जो पाकिस्तान 2-1 से हार गया है, एक रोज़ा जो सीरीज़ मैच थी, और 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को ये शिकस्त दी है और सीरीज़ अपने नाम की है। इसके अलावा हम बात करेंगे सह मुल्की सीरीज़ के लिए जो कि शारजा में खेली जाएगी 29 अगस्त से 7 सितंबर तक, जिसमें तीन टीमें जो है ना वो शामिल हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई, और हर टीम आपस में दो दो मैचेस खेलेगी। और इसके अलावा एशियन हॉकी कप में पाकिस्तान की जो अदम शिरकत है, उसके बाद एशियन हॉकी फेडरेशन ने बांग्लादेश को जो है ना वो इस इवेंट में शामिल कर लिया है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा अरशद नदीम की जो पिंडली की जो सर्जरी थी वो मुकम्मल हो गई और वो वतन वापस पहुंच चुके हैं, और चंद रोज़ के बाद वो पंजाब स्टेडियम में जो है ना वो अपनी दोबारा प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इस पर बात करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे साथ शाकिर सुल्तान साहब। शाकिर साहब, आपको प्रोग्राम में सर वेलकम। उनके साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट इजहार अली अब्बासी साहब हैं हमारे साथ। इजहार अब्बासी साहब, सर शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में हैं। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे मोहम्मद नदीम कैसर साहब। नदीम भाई, आपका प्रोग्राम में आने का शुक्रिया सर। मेहरबानी सर, शाकिर साहब आपसे प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। 34 साल के बाद, 1991 के बाद, 1991 के बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से जो है ना वो सीरीज़ हार गया है, और 92 के ऊपर पूरी टीम ख़त्म हो गई। आखिरी जो लास्ट मैच था, और 200 मेरे ख्याल में 94 रन का टारगेट था, और 202 रन से हम ये मैच आ रहे हैं। हम हर टूर्नामेंट इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा ऊपर की जानिब आ जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल ही नीचे की जानिब जा रही है। इनफरादी गेम्स है, मसाइल क्या है, कोचेस भी चेंज करके देख लिए, कप्तान या इंटेंट शो करने वाली गेम, मॉडर्न क्रिकेट, सब कुछ हो चुका है, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है। शुक्रिया ताहिर भाई देखें, 91 में अभी आपने बताया कि हम आखिरी सीरीज़ जीते और फिर 92 पे हम ऑल आउट हो गए और 34 साल के बाद हम हार गए। मुझे तो एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद हम लोग कोर्टनी एम्ब्रोज़ है या मेलकम मार्शल के जो बॉलर हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि जिनको हम खेल ही नहीं पा रहे। आपने दूसरी बात की कि वजह क्या है, इसकी सबसे मेन वजह जो मैं इसको तज्ज़िया करूँगा कि जब आप किसी का हक मार के आप टीम सेलेक्ट करेंगे और अपनी मर्जी के लड़के लेके जाएंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों का हक मार है। देखिए, अगर आप मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा कि आप उसमें जो है कि कहते हैं खुशदिल शाह का इसमें क्या परफॉर्मेंस है, या आप जो हसन नवाज को आपने T20 की परफॉर्मेंस पे आपने उसको वनडे में ले लिया, लेकिन पहला मैच तो जितवाया उसने सर आपको। उसमें 2 चांसेस मिले हैं। सर, चांसेस क्यों नहीं देखा जाता? बात तो रिजल्ट की देखी जाती है ताहिर भाई, आपको फिर इरफान नियाजी का क्या कसूर था? आपके पास यहाँ पे आपने नमाज को लेके गए हैं, आप में अरफात मिनाज का क्या कसूर था कि जिसको आपने साउथ अफ्रीका का टूर भी करवाया, जिसको आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी करवाया और जिम्बाब्वे भी लेके गए, लेकिन उसके बाद आपने उसको चुप करके घर भेज दिया। सर, कोई रीज़न तो बताएं। अच्छा, फिर दूसरी बात है, देखें ये जो हम मुसलसल हर दफ़ा उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि अब हम जीतेंगे जीतेंगे, उसकी सबसे मेन वजह यह है कि आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, आप सिर्फ सीरीज़ टू सीरीज़ चल रहे हैं। और मैंने भी अब कई दफ़ा अपने यहाँ पे बैठ के आपके प्रोग्राम में बैठ के कई दफ़ा बात की है कि हम स्टिल कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आ जाए या कोई भी सीरीज़ खेलने के लिए हम जाएं तो हम सिर्फ तजर्बात कर रहे होते हैं। हमारे पास आज तक टीम अभी तक फाइनल नहीं हुई। अभी आप सह मुल्की सीरीज़ देख रहे हैं, देखें आप अगर T20 सीरीज़ की बात करें जो हम वेस्ट इंडीज़ से खेलें, आप समझते हैं कि हमने कंप्रिहेंसिव विन की है? आपने वो सीरीज़ कंप्रिहेंसिव विन नहीं की, आपने वो भी बाई चांस आपको विन हुई है, वो आखिरी मैच में बाई चांस। अदरवाइज तो अगर आपको समझ आने चाहिए जो दूसरे T20 में तो आपके प्रीमियम बॉलर हैं, शायद आप शाहीन शाह अफरीदी, जिन पे जो है ना मतलब हमारी बॉलिंग स्टैंड करती है, एक बॉल पे 4 रन नहीं बचा सके। कोई बहुत बड़ा बैट्समैन नहीं था, जेसन होल्डर थे वहाँ पे खड़े हुए, कि आप उन्हें कह सकते थे कि मैं इसको ड्रॉप करवा सकता था, बॉल मिस करवा सकता था। प्रेशर उनके ऊपर था, आपके ऊपर तो नहीं था। बिल्कुल। आपके पास यहाँ पे देखें, आपको अगर ये अपनी क्रिकेट को दोबारा से बहाल करना है, हॉकी की तरह नहीं लेके जाना है, तो आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे और आपको उन लड़कों को खिलाना होगा जो मेरिट पे हैं, उनको नहीं खिलाना होगा जो घर सोए हुए हैं। आपने बाई चांस उनका नाम निकाला, आपने टीम में शामिल कर लिया। अब हमारे यहाँ ड्रॉबैक की कंडीशन ये है कि आप T20 की परफॉर्मेंस पर आप वनडे में सिलेक्शन कर लेते हैं। क्या कभी ऐसा कहीं किसी दुनिया में आपने देखा कि एक बंदा T20 खेल रहा हो और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, आपको उसको एकदम वनडे खिला? ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, बाबर आजम है, रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक हैं, ये तो हमारे यहाँ पे अभी जो है ना वो डोमेस्टिक में भी या जो चैंपियंस कप होते हैं उसमें भी परफॉर्म करके गए हैं। T20 तो
एशिया कप के हवाले से या वर्ल्ड कप के हवाले से हमारी तैयारी हो रही है, लेकिन हम बाबर आजम और रिजवान को हमने अपने हाई परफॉर्मेंस में जो है ना उनकी प्रैक्टिस करवाई है कि ताकि वो एक रोज़ा जो है ना मैचेस में जाके अपनी परफॉर्म कर सकें पर और अपना जो बैटिंग पे है जब उसको ख़त्म कर सकें। ताहिर भाई लेकिन रिजल्ट हमारे सामने आया। ताहिर भाई टीम में बाबर आजम और रिजवान के अलावा 9 खिलाड़ी और भी हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अब अगर हम मैच जीतेंगे तो बाबर आजम, अगर मैच हारेंगे तो बाबर आजम और रिजवान, मतलब बाकी 9 लड़के क्या कर रहे हैं आपके। देखें आपको यहाँ पे थोड़ा सख्त फैसले लेने सर की बात 2 साल हो गए हैं बाबर आजम को सेंचुरी बनाए हुए। उनका आखिरी जो बड़ा हदफ है ना वो मेरा ख्याल में 80 तक है जी। नेपाल के आखिर नेपाल में आगे सेंचुरी उन्होंने, देखें बैट पैच चल जाता है लेकिन इसका ये मतलब 2 साल बैट पैच चलता है। सर कोई बात नहीं, एक बहुत अच्छा 2 साल से पहले आपके पिछले 6 साल की क्रिकेट उठा के देख लें, किसने रन बनाए आपके। T20 में 3 से 4 सेंचुरी हैं बाबर आजम की, आप कहते हैं T20 में नहीं है। आपने T20 में अगर फ़खर जमान को उठा के देखें, जैसे 17 इनिंग्स उसने खेली हैं, 44 रन उसका हाईएस्ट है और 114 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप खुशदिल को शामिल करते हैं 103 का स्ट्राइक रेट है। आप उसको मतलब अगर यही स्ट्राइक रेट अगर आपको बाबर 128 129 दे रहा है या रिजवान आपको 127 दे रहा है तो आप कहते हैं वो स्ट्राइक रेट तो 70 प्लस तो सिर्फ रिजवान का भी है, वो भी कम तरीन है। सर वनडे की बात नहीं हो रही, मैं T20 की T20 सर हम वनडे सीरीज आ रहे हैं अभी, हम वनडे सीरीज मैं यही बात कर रहा हूं कि वनडे सीरीज आप क्यों हारे हैं। वनडे सीरीज आप इसलिए हारे कि आपके पास प्लानिंग नहीं थी। आप पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब आप पहला मैच जीते हैं, तीन वनडे की सीरीज हो, जब पहला मैच आप जीते हैं तो आप उसी विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके जाते हैं और जब आप सीरीज जीत लेते हैं तो आप कोई भी तब्दीली कर लें। हम वाहिद मुल्क हैं जो पहला मैच जीतने के बाद तब्दीली करते हैं और फिर अगर वो हार जाए तो फिर तीसरे मैच में मजीद तब्दीली कर लेते हैं। सर मुझे बताएं कि दूसरे मैच में आपने शाहीन को क्यों बाहर बिठाया, आपने हसन अली को क्यों खिलाया, आपने दूसरे मैच में अबरार को क्यों खिलाया। सर आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, आप चाहे नहीं बाहर बैठा, सुफियान मुकीम को बाहर बैठा दिया आपने, मतलब क्यों बाहर बिठाया। मतलब या आप कहें ना कि हम जो पहला मैच जीते हैं हम एक इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं कि आगे वाली टीम बहुत कमज़ोर है तो हम अगर बॉलर भी खिला लें तो कोई मसला नहीं, ये भी आउट कर लेंगे। तो सर आपने तीसरे मैच में फिर हसन अली को खिला लिया। बिल्कुल अब्बासी साहब, वाकई प्लानिंग नहीं है, हम तजर्बात कर रहे हैं। मसला क्या है, जैसे कहा कि पहला मैच जीतने के बाद हमने दूसरे मैच में हमने अपनी जो स्काउट था, जो प्लेइंग 11 थी उसमें तब्दीली की, फिर तीसरे मैच में हमने फिर तब्दीली की। प्लानिंग का फुकदान है या वाकई तजर्बे हो रहे हैं, हो क्या रहा है? शुक्रिया ताहिर साहब, हमने ना उम्मीद की जो मौजें हैं ना वो बड़ी बुलंद की हुई थी सीरीज से पहले, और वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो पहले हम बांग्लादेश से ना वो T20 सीरीज हार गए, ठीक है ना। हमने ऐसा जैसे अच्छा हमने जो तजिया पेश कर रहे होते हैं ना, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से हमारे अल्फाज भी बेतौकीर हो गए हैं। यानी इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस, ताहिर साहब 40 ओवर में हम 177 रन दिए बैठे थे, 4.78 की पोजीशन थी, मजबूत पोजीशन थी। डेथ ओवर में हमारे साथ वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ियों ने जो किया है ना, वहाँ पे आप क्या प्लानिंग करेंगे ये बताएं। यानी आपके 40 ओवर बहुत अच्छे, आपका मैच पे कंट्रोल है, आप 5 से कम नीचे की एवरेज से ना बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है ना, और आपने आखिरी 10 ओवर में डेथ ओवर में 119 रन दिया। वहीं से तो पता लग गया था कि आपकी बैटिंग उस पिच पे इस लेवल की चल ही नहीं सकती, क्योंकि आपके 10 ओवर के बॉलर्स ने डेथ ओवर में बल्लेबाजों पे प्रेशर डलवा दिया है। यानी कि मैं आपको तो जो नसीम शाह है ना, उन्होंने पहले 5 ओवर में अपना 26 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया था, 10 ओवर में 70 रन, और आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 46 रन दिए, और आखिरी ओवर में उन्होंने 21 रन दिए। हसन अली आप सुने 10 ओवर में 60 रन दिए, पहले उन्होंने 5 ओवर में इतने ही 25 या 26 रन दिए, आखिरी ओवर 5 ओवर में उन्होंने अपना ना 40 रन दिए। तो रिजवान ने भी यही कहा ठीक है कि ना। 40 अच्छा फिर यहाँ पे कप्तान की भी मैं आपको बताऊं, वहां पे उनकी जो फैसला साजी थी ना वो जीरो थी। आपने आधे ओवर से पहले अपना जो इख्तियारात थे कि वो थर्ड अंपायर को जो देने थे वो आपने ख़त्म कर दिए, आपको जो 3 या 2 चांस मिलते हैं, यानी आपने 12 में 13 ओवर में ख़त्म कर दिए था। इसका मतलब है आप अपना सही मानों में फैसला साजी भी नहीं कर सके। फिर आपके जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे वो तो थ्रू आउट नाकाम होते गए। इस पूरी सीरीज में हसन नवाज वाहिद बंदा है जो 3 डिजिट रन्स बनाए हैं, 112 रन्स पूरी सीरीज में। शाकिर साहब कह रहे हैं कि हसन नवाज T20 की परफॉर्मेंस पे इसको लाया गया, वजह नहीं देखो एक बात सुने, हमने फिलहाल कारकर्दगी दिखाई है। हसन नवाज में और भी क्वालिटीज़ हैं। हसन नवाज माहौल के मुताबिक खेलना भी जानता है। अगर उसने
याद है पीएसएल में रोसो ने सेंचुरी बनाई थी, लेकिन रोसो को सेंचुरी बनाने में किरदार हसन अली का था कि उन्हें खिलाया था, हसन नवाज का उसका था, ठीक ना। फिर उन्होंने एक मैच आखिरी ओवर में भी जितवाया था। सामने वाला था बल्लेबाज नहीं था, वो बॉलर था, आखिरी विकेट थी या सेकंड लास्ट विकेट थी, वो विकेट पे खड़े रहे थे। उन्होंने कहा था अगर मैं नहीं खड़ा रहा तो ये मैच नहीं जीत सकते। उन्होंने 6 की 6 बॉलें खेली और टीम में जिताई। यानी उनके जो फैसले थे ना, उनका जो माइंड था वो बड़ा शार्प किस्म का है। हसन नवाज इस शार्प जहन की वजह से ना वनडे ओडीआई सीरीज में आए थे और उन्होंने थोड़ा सा साबित भी किया कि उन्होंने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। रिजवान की आप बात कर रहे हैं, साथ में आपको बाबर आजम की भी बात बता, 2025 में सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने मारे, छक्के मारे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके बाबर आजम टॉप ऑर्डर, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब डबल डिजिट से आगे नहीं निकले रन बनाने में। मैं बता देता हूँ, साइम अयूब 0 पे, अब्दुल्ला शफीक 0 पे, सर पूरी सीरीज में। मैं तीसरे मैच की मैं बात कर रहा हूँ कि रिजवान भी 0 पे, और सेल्स जो उनका बॉलर्स थे, बैटिंग में तो शाही होप ने जो मारा, उसके बाद वो विकेट जहाँ पे हमारे बॉलर्स जो हैं वो इतना स्कोर खा रहे हैं, और वहां पे जो सेल्स है वो 18 स्कोर देके 6 विकेटें ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और उन्होंने पूरे वनडे सीरीज में 3 मैच में 10 विकेटें ली हैं, टॉप के बॉलर रहे हैं, और पाकिस्तान का कोई भी रन्स देने में सबसे ज्यादा रहे हैं, लेकिन विकेटें लेने में और डेथ ओवर, असल मसला ही वही है कि डेथ ओवर आप काफी अरसे से कंट्रोल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके बल्लेबाजों पर प्रेशर डलता है और आपके बल्लेबाज सही तौर आखिरी 10 ओवर में आपके बॉलर से स्कोर नहीं रुकता, और आपके जो बैट्समैन है आखिरी 10 ओवर में स्कोर नहीं बनाते, ठीक है ना। यानी कि ये मैं आपने सवाल ये था प्लानिंग क्या, प्लानिंग खाक होगी कि 40 ओवर तक आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आखिरी 10 ओवर में आपने मैच की सिचुएशन ही चेंज करवा दी है। तो भाई आप पहले तो बॉलर्स को अपने गेंद पे कंट्रोल करना होगा ताकि बल्लेबाजों पर प्रेशर ना आए। यहाँ पे बॉलर्स की वजह से बल्लेबाजों पे प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर का असर ये हुआ कि हम सीरीज ही हारे। अच्छा नदीम कैसा साहब, माइक हैसन को अभी माहिरीन और शायकीन जो तनकीद भी कर रहे हैं, मायूस भी हैं, वो कहते हैं कि जो माइक हैसन जो कोच हैं वो T20 के तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनको जो है ना ये 50 ओवर्स की क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और उनकी जो प्लानिंग थी कि शाहीन अफरीदी को आपका बेस्ट ऑफ 3 का आखिरी मैच चल रहा है और आप सीरीज इस पे आपने लॉस करनी है या आपने विन करनी है, लेकिन शाहीन अफरीदी को आपका जो मेन बॉलर है आपने उनको बाहर बिठा दिया। बाकी वही तजर्बाती बात है। फिर आप हसन अली और सिर्फ 1-2 फास्ट बॉलर हसन अली और नजीम शाह के साथ जा रहे हैं, हुसैन तलत वहाँ पे आपके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यानी कि पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। तो जब आप 50 ओवर के मैचेस में आप पार्ट टाइम बॉलर्स के साथ जाएंगे, रिजल्ट तो फिर यही होगा, 294 लगेंगे और उसके बाद 92 पे आप ऑल आउट होंगे। जी बहुत शुक्रिया तैर साहब। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा, बाकी दोनों दोस्तों ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव इस पे गुफ्तगू की है और आई एग्रीड, और वही पॉइंट्स थे जो मेरे भी जहन में थे। लेकिन इसमें मैं बात अर्ज़ करूँ कि कभी कभी हम कहते हैं कि यार वो दिन हमारा नहीं था, मुझे ऐसे ही लगा। अब देखें ना, मुझे तो लगता है क्रिकेट में अब हमारा दिन रह ही नहीं गया। अच्छा चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी आप ये देखें कि मोहतरम जैसे अब्बासी साहब ने कहा कि 140 ओवर में 177, अब आप देखें कि 42 ओवर्स में 180, और उसके बाद आखिरी 8 ओवर में अगर 109 रन बन जाते हैं तो फिर आप अंदाज़ा करें कि भी टीम का क्या होगा। अच्छा यही मरहला है कि जो है ना, जहाँ सोचने वाली बात है कि आखिरी 8 ओवर में, और 6 विकेटें भी गिरी हुई थी उनकी, और उसी को हम नहीं संभाल सके। और शाही होप की बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, 120 5 छक्के और 10 चौके जी। और उस दिन उनकी जो इनिंग्स भी थी ना, वो थोड़ी नहीं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को लेकर चले हैं, बैटिंग को चले हैं, उन्होंने ही अपने सामने विकेटें गिरती हुई देखी, लेकिन वो स्टैंड, जैसे कहते हैं ना, पिच पे स्टैंड करें, ये खुद आपको अजर देती रहेगी। और फिर आप देखेंगे पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग की तरफ जाएँ तो इतना बड़ा स्कोर तो काफ़ी बड़ा हो गया था इस पिच के हिसाब से, बहुत काफ़ी स्कोर हो गया था। जो मिसहैप हुआ, मैं इसमें दो का जिक्र खुसूसी तौर पे करूँगा। एक है जो सैम अयूब का आउट हो जाना, एक बाहर जाती हुई गेंद को उसी स्टाइल में खेलते हुए, और उन्होंने अच्छा आप देखेंगे कदमों का इस्तेमाल भी नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। यहीं पे सैम अयूब को हम कितने चांस देंगे? बिल्कुल वो कंटिन्यूटी तो नहीं है ना जी उसमें बिल्कुल नहीं। और अब्दुल्ला शफीक तो बिल्कुल ही
फ्लॉप वो जा तो रहे हैं। वर्सटाइल प्लेइंग जो है ना वो खेलने के चक्करों में जो है ना वो आउट हो अच्छा, गए। फिर आप ये देखें कि कभी हम देखते थे कि हमारे फास्ट बॉलर जिस तरीके से आउट किया करते थे मद्दे मुकाबिल बैट्समैनों को, हमारे जो कप्तान साहब हैं बिल्कुल लेफ्ट करते हुए आउट हो गए और गेंद को बॉल को जज ही नहीं कर पाए कि बॉल अंदर आ रही क्या है। और इतना भी नहीं था कि वो कोई बहुत ही बाहर से अंदर आ गई है, और विद इन द विकेट ही थी वो बॉल थी जिसमें मतलब ऑफ स्टैम्प से कितना बाहर होगी, उसको जज ही नहीं कर पाए और बॉल को लेफ्ट कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा ही हुआ है ना कि ये फर्स्ट बॉल को लेफ्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं और इसमें माइक हैसन क्या करेगा। एक दूसरे नंबर पर यह है कि मैं एक बात अर्ज़ करूं कि चलें अब तक मैं अगर हम तीसरा ये भी कर लें कि T20 में भी कोच अलग कर दें, वनडे का भी कोच अलग कर दें, लेकिन ये टीम की तरबियत नहीं है। आप ये देखें कि हमने जैसे हाई परफॉर्मेंस अकेडमीज़ बना ली हैं, वहाँ क्या किया जा रहा है। अभी आपने भी खुद भी जिक्र किया कि बाबर और रिजवान को बड़ी प्रैक्टिस करा के भेजा गया, लेकिन वो फॉर्म में कब आएंगे? फॉर्म में उस वक्त आएंगे जब मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पर वो इस कैसे इस फेज से निकलेंगे कि हमने हर मैच को, जो हमारा अगर एक मैच है हमने इसको आखिरी मैच समझ के खेलना है। अब आप बताएं कि ये जो जैसे दूसरे वनडे की हम बात करते हैं, एक बॉल को उनको समझ ही नहीं है कि मैंने इस बॉल को फेंकना कहाँ पर है और इतना क्लोज दे दिया। अच्छा ठीक है, उसने तो बल्ला, बैटर ने तो बल्ला घुमाना ही घुमाना था और उसमें उसको जो है ना गोल्डन जो 4 मिल गया। लेकिन यह है कि चीज़ें सोचने वाली बात है कि इतने क्लोज जाके मैच हुआ क्यों? जिस तरीके का इनके पास अटैक था, सब कुछ था। और इसी तरीके से मैं आखिरी अगर वनडे की बात करता हूँ तो पाकिस्तानी टीम शायद रिलैक्स हो गई थी मेंटली तौर पर कि अब जो है ना मैच हमारी गिरफ्त में है और 15, 20, 25 रन के बाद जिस तरीके से विकटें गिर रही थी, अब मैच हमारे हाथ में है। और जब तक इनको बात समझ आती उस वक्त इनके हाथ में फूल गए, जब हाथ में फूल गए तो मैच जो है ना टोटली तौर पे हाथ से निकल गया। देखें 180 पे 170 पे अगर 6 आउट हैं और 40 ओवर हैं, ये प्रेशर अपनी जगह पर अहम है, लेकिन उसको मेंटेन कैसे रखना है। आपको याद होगा वसीम, फिर हम डब्ल्यूज जोड़ी की बात करते हैं, आज के दौर में भी देख लें कितने बैटर हैं जो अपना वो हैं कि जिन्होंने आखिरी 8 ओवर में कि गेम में इतने सारे रन्स बना लिए नहीं है। ये वाकई हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। और ये अब जैसे आगे उससे एशिया कप से पहले हम 3 मुल्क की सीरीज़ खेलने की तरफ जा रहे हैं। नहीं, उसमें मैं जब सवाल करूंगा तो देना मैं आपसे वो जी कमेंट करूंगा। तो हम किसी उस अंदाज में नहीं जा रहे कि हम कहें कि जी वी आर कॉन्फिडेंट। नो, अभी हमारी जो जो सीरीज़ थी ना, जिसको कहा जा रहा था भले वनडे है या T20 है, थी तो महदूद ओवर की ना, इसमें हमारा गेम प्लान बिल्कुल नज़र नहीं आया। गेम प्लान बिल्कुल। अच्छा शाकिर साहब, 2027 के वर्ल्ड कप एक इस चीज़ सीरीज़ का एक फ़ायदा हुआ जो वेस्ट इंडीज़ को हुआ, वो 3 जो है ना एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेलना चाहते थे। उन्होंने टिकटें भी बाहर दी थी, तस्कीन कर दी थी, फ़रोख्त कर दी थी। उसका फ़ायदा उनको मिल भी गया कि वो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब उनको क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो मुसलसल ही नीचे, अब हम चौथे से 5वें पे आ गए हैं। हम क्या, अब हमारा लेवल ये रह गया है, क्या लड़के वाकई अपनी, जैसे मैं रिजवान की बात करता हूँ, पहले मैच में उन्होंने 50 की, उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कहानी ये है कि क्या हमारे लड़के सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं? इज्तिमाई परफॉर्मेंस तो हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ जस्ट यही नज़र आ रहा है कि यार अपने 50 रन उगाओ, चाहे आपका स्ट्राइक रेट जो है ना 70 से बिलो हो, 50 से ऊपर हो या 100 हो, जो भी हो। ये मसला क्या है कि हम चौथे नंबर की टीम जो है ना रैंकिंग में, वो 9वें नंबर की टीम से, 10वें नंबर की टीम से सीरीज़ हार रही है। ताहिर भाई देखें, अभी जैसे मैं इस बात का जवाब देता हूँ, अभी अब्बासी भाई ने कहा कि हसन नवाज़ को जैसे उसने 2 मैच PSL में जितवाए और हमने उसको T20 शामिल किया। अगर अब वो 2 मैच जो उसने जितवाए वो देखें, उसमें 3-3 चांस भी उसको मिले हैं। आप देखें कि आखिर उन्हें अगर 15 रन चाहिए तो 3-3 चांस मिलने के बाद उसने मैच जितवाए और हम इसको भी T20 में लेकर आए, फिर हम उसको वनडे में लेकर आए। ताहिर भाई, अगर आप अपनी मेंटल अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने लड़कों को ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि यार आप अपनी नेशनल गेम खेलें, ये प्रेशर छोड़ दें, ये 1980 या 2000 की क्रिकेट नहीं है। नेशनल गेम तो वो खेल रहा है अपने मॉडर्न क्रिकेट में, जो उसकी अपनी नेशनल गेम है वो, उसमें तो वो तो खेल रहा है। चांस तो अब उसने तो नहीं कहा ना कि 40 बॉलों पे 13 रन बनाए हसन नवाज ने। उस वक्त लेवल क्या था सर? आप ये देख लेना कि अगर वो भी आते हुए आउट हो जाता तो आपने कहना था कि भाई क्या हुआ, वैसे भी वो आउट हुआ, निकल के शॉट खेलने लगा और स्टंप हो गया। लेकिन बात ये ना कि आपके जो साइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक है, रिजवान है,
बाबर है, इतनी बड़ी स्लॉट आपकी आउट होके जा चुकी है, वहां पे वो बच्चा जो पहली सीरीज खेल रहा है एक रोजा मैच की, वो क्या करे? देखें, मैं आपने आधी जवाब ना अपनी बात में दे दिया कि फिर मैं वही बात कहूँ कि रिजवान और बाबर ही स्कोर बनाएंगे। चले मैं मान लेता हूँ कि सब रिजवान बना बाबर कब रहे ने हैं, बनाया मुझे ना। आप ये बता दें, देखिए, बना कब रहे हैं आप? पहले मैं 2 साल हो गए हैं हम लोग यहीं पे बैठ के यही बात कर रहे हैं कि बाबर ने स्कोर करना है, रिजवान ने करना है, रिजवान ने करना है या बाबर ने करना है। अब वो कर क्या रहे हैं? सर उसकी रीजन, सबसे बड़ी रीजन है कि ऊपर से जो आपकी मैनेजमेंट है ना, वही एक सेटल डाउन, वही एक फैसला नहीं ले रही, उसके पास कोई प्लानिंग ही नहीं दूसरे है। वनडे में बाबर जिस तरह आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, एलबीडब्ल्यू आउट है नहीं वो तीसरे में हुए हैं, बोल्ड हुए थे वो, जी, ठीक है, ठीक है। तो वो जिस बॉल पे बोल्ड हुए हैं और दूसरा या तीसरा बॉल था सर, एक वो प्लेयर जिसको देखने, अभी भी हम कहते हैं कि बाबर हमारे लिए जो है ना वो उसी अंदाज में खेले, हमारा सुपर बैट्समैन है वो, लेकिन बात ये है ना कि वो सुपर बैट्समैन कब यूटिलाइज करेगा अपने परफॉर्म को? नाकामी होती है, बैट पैच होता है, आपकी फॉर्म नहीं आ रही होती, वो एक सीरीज होती है, 2 सीरीज होती है, 3 सीरीज होती है। सर 2 साल हो गए हैं, 73 इनिंग्सें हो गई हैं बाबर आजम की, ओवरऑल T20 वनडे और टेस्ट को मिला के, जिसमें उसने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की, बिल्कुल। ठीक है। अब इसी बात का जवाब दूं कि जो अभी हाई परफॉर्मेंस, जैसे भी नदीम भाई ने कहा कि वो भी सेंटर भी हैं और सारी बातचीत है, बात यह है कि आपकी मैनेजमेंट फिर उस पर कितना काम कर रही है। आपकी मैनेजमेंट उस बात पे भी तो काम करें कि एक बॉलर जो आपका प्रीमियर बॉलर है, जिसको एक 4 रन भी वो डिफेंड नहीं कर सका, आपके पास हर मैच में तब्दीली क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब है कि आपके पास जब टॉप मैनेजमेंट के पास कोई प्लान नहीं होगा प्लेयर्स को डिलीवर करने के लिए, तो फिर प्लेयर कैसे रिजल्ट देंगे आपके मुताबिक? आप हर मैच में तजर्बा कर रहे हैं। आप हर मैच में पिछले वाली टीम को उठा के चेंज कर देते हैं और फिर अगले वाली, फिर वो हारने के बाद वो भी चेंज कर देते हैं। तो सर ये रिजल्ट आपको उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब आपकी हायर मैनेजमेंट इस बात का नोटिस नहीं लेगी कि हमें करना क्या है, हमने खिलाना किसको है, कंटिन्यूस हमने खिलाना किसको है। आप लड़कों को बिठाएं, उनको समझाएं कि ठीक है हम ये सीरीज हार गए, अब हम जितनी भी बात कर लें ये वापस जीत तो नहीं सकते ना, अब हमें फ्यूचर को देखना। फ्यूचर को देखने के लिए आप इन सब को लेकर आए प्रैक्टिस सेशन में, आप उनको 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की प्रैक्टिस सेशन करवाएं, उनको बताएं कि उनकी खामियां क्या हैं, और उनको साथ ये भी डिलीवर करें कि अगर एक मैच में अगर आप नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश तो पूरी करें। लेकिन अब तो 29 अगस्त से जो है ना वो एशिया कप उसके सह मुल्क की सीरीज होने जा रही है, तो अभी तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, और सुनना तो यही है कि बाबर आजम की शायद वापसी हो जाए। अब बाबर आजम की वापसी बिल्कुल बनती है T20 में। देखें आप, अब मैं अगर आपको स्ट्राइक रेट बताना शुरू करूँ, सलमान अली आगा जो हमारे साथ कप्तान है, आप उनकी पिछले 13 से 15 T20 में परफॉर्मेंस उठा के देख लें। 5 T20 आप उठा के देख लें न्यूजीलैंड के, 3 T20 बांग्लादेश को उठा के देख लें, फिर T20 वेस्ट इंडीज़ को उठा के देख लें, फिर T20 जो भी लास्ट जो हम सीरीज़ खेल के आए हैं 23 बॉलों पे 9 रन बनाए उन्होंने। क्या यार, नहीं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना। सर ये T20 गेम है, आप मेहरबानी करें, आप जिन लोगों का सलमान की आप क्या बात करें, वो तो एज ए कैप्टन T20 अपने जो है ना वो डेब्यू करते हैं। सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप आज सलमान अली आगा को T20 की कैप्टनसी से हटाते हैं तो उसकी जगह बड़ी वो वाइस मुश्किल कैप्टन बनेगी। भी है आपके मुश्किल जगह बनेगी, मुश्किल जगह बनेगी मुश्किल ना। जगह तो बहरहाल। ताहिर अब भाई, इसमें ये है कि अब हमारी टीम कहाँ खड़ी है? हमारी टीम ऐसे ही खड़ी क्या रहेगी। हमें अभी ये 5-6 ऑलराउंडर्स के साथ ओडीआई के लिए जाना पड़ेगा, या वाकई ओडीआई के लिए हमें अपने स्पेशलिस्ट हैं कि हम 3-4 बैट्समैनों के साथ जाएं, मिडल में हमारे जो है ना वो 2-3 हमारे स्पिनर होने चाहिए, 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए, जो वाकई जो है ना एक रोज़ा सीरीज को उस अंदाज में लेके जा सके हैं। अगर टीम को बनाना चाहते हैं ना तो आपको क्लाइव लाइट की थ्योरी पे इस वक्त काम करना पड़ेगा कि 5 बैट्समैन, 5 बॉलर और 1 विकेट कीपर। 5 बैट्समैन वो कि जिनको बॉलिंग नहीं आती, 5 बॉलर वो जिनको बैटिंग नहीं आती, और 1 विकेट कीपर। अब आपको इस थ्योरी पे काम करना पड़ेगा तो शायद आपकी टीम कोई बहाल हो आप जाएगी। हमें 80 की दहाई में लेके जा रहे नहीं 80 की देखिए 80 की दहाई में कामयाब थे ना वो, 2 तो वर्ल्ड कप मॉडर्न जीते वो। क्रिकेट में तो अब ये सर नहीं है। नहीं, मॉडर्न क्रिकेट साथ लेके चले ना, आप उसके जो बैट्समैन है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेले ना। अभी हम रो रहे हैं कि साम अयूब ने क्या किया, अभी हम रो रहे हैं अब्दुल्ला शफीक ने क्या किया, अभी हम रो रहे हैं बाबर ने क्या किया, अभी हम रो रहे हैं रिजवान ने क्या किया, सलमान अली आगा ने क्या किया। ये 5 बैटर तो आपके यही है ना। आप इन 5 बैटर का स्ट्राइक रेट भी उठा के देख ले। अभी जैसे अब्बासी भाई ने कहा कि सिर्फ हसन नवाज वो वाहिद हैं कि जिन्होंने डबल फिगर लिया 3 मैचों में। स्ट्राइक रेट भी देखें तो आपको पता लग जाएगा उसका स्ट्राइक रेट क्या है। तो भाई अगर आपने इस टीम को कामयाब देना है तो मेरी तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि जो मैनेजमेंट है वो काइंडली ये बैठ के सोचे कि हमें करना क्या है, हमें जो प्लेयर्स को हर प्लान सीरीज के देना। बाद हम यही बात करते हैं कि मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, तो उसकी रीज़न है ना, लेकिन क्या- रिजल्ट नहीं आ रहा। सर उसकी रीज़न है ना, जब आप हर मैच में अब आपके पास प्लान ही नहीं होगा, 3 मैचों का प्लान ही नहीं होगा तो रिजल्ट तो आपको यही मिलेंगे ना। देखिए कौन सी ऐसी टीम है जो पहला वनडे मैच जो 3 मुल्कों के 3 वनडे की सीरीज खेलने के लिए जा रही हो
और पहला मैच जीते और अगले मैच में तब्दील कर ले, अच्छा चलो कोई बात नहीं तब्दील कर लिया, तो तीसरे मैच में फिर आपने तब्दील कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपके पास तो गेम प्लान ही नहीं है। आप सिर्फ ये सोच के गए थे कि एक वेस्ट इंडीज़ की टीम है, हम 34 साल से इनसे कभी हारे नहीं हैं, ये एक बिल्कुल अभी ऑस्ट्रेलिया उन्हें 5-0 से हरा के गया है। क्रेडिट डैरेन सैमी को जाता है। बिल्कुल, डैरेन सैमी दूसरा पाकिस्तान, वो अपने पाकिस्तान को दूसरा घर कहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जितनी PSL खेली उनको सब चीज़ें पता है, तो उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि यार ये तो इनके पास तो प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग ही नहीं है। अच्छा, बाबर की उसके इब्रार की मैं बात करूंगा। बासी साहब मिस्ट्री बॉलर उनको कहा जाता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो मिस्ट्री तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रही। ताहिर साहब, पहले तो एक है साइम अयूब के लिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि साइम अयूब को हम एज ए बल्लेबाज खिला रहे हैं या हम उन्हें बॉलर बनवा रहे हैं। यानी साइम तीनों मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है, तीनों मैचों में बॉलिंग की है और अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है ना। अगर हम उनकी बल्लेबाजी की तरफ आए तो वो नाकाम है, तो हम उन्हें एज ए बॉलर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या एज ए बल्लेबाज। यानी कि तवज्जो हमारी साइम अयूब को बहैसियत ओपनर नहीं है, ना हम उन्हें बहैसियत ओपनर देख रहे हैं, ना वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बॉलर बनाते जा रहे हैं, रेगुलर बॉलर। तो हमें बस साइम अयूब के स्टेटस को भी बरकरार रखना है कि भाई वो एक अच्छा ओपनर है, आज नो लुक शॉट का माहिर है, हमें उसे की तवज्जो जो है ना वो बॉलिंग की तरफ नहीं, उनकी बल्लेबाजी की तरफ देनी चाहिए। अच्छा, इब्रार की तरफ में आगे, इब्रार वाकई जिसे कहते हैं, इब्रार ने इस टूर्नामेंट में ना अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इब्रार के साथ अगर सुफियान मुकीम को ही ले आते तो सिचुएशन चेंज हो गई। पहले मैच के बाद बिठा दिया था, ठीक है। सिर्फ एक ही उनके मैच के बाद ये बात थी कि ये T20 के बॉलर हैं, 4 ओवर्स करा सकते हैं, उसके बाद इनसे बॉलिंग नहीं होती। वो आखिरी वनडे में जो पहला स्पेल जो कराया था ना इब्रार ने, वो 7 ओवर का कराया था और 7 ओवर में उन्होंने 12 रन दिए थे। आखिरी जो 3 ओवर में उन्होंने उस पे मार खाई थी, जो 10 ओवर में 36 रन उन्होंने दिए थे टोटल उसमें, यानी कि वही डेथ ओवर। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इब्रार हमेशा उस सूरत कामयाब रहेगा मुस्तकबिल में भी जब उसे साथ देने वाला एक अच्छा स्पिनर मौजूद होगा। वही पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने राइट और लेफ्ट कम्बिनेशंस का जिक्र किया था ना, आपके पास सुफियान मुकीम और इब्रार, ये बहुत अच्छे राइट और लेफ्ट कम्बिनेशन है। लेकिन साथ में एक और जुमला इस मौके पे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर कर दूं कि 1 मिनट अप्स एंड 1 मिनट डाउन, ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन के अल्फाज हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पता ही नहीं लगता वो किस लम्हे में ऊपर है और किस लम्हे में नीचे आ जाए। नदीम भाई, 6 मुल्की सीरीज पाकिस्तान, UAE और अफगानिस्तान एशिया कप से पहले, इस सीरीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? वैसे तो हम कह रहे हैं कि एशिया कप की तैयारी के सिलसिले में ये हुई है, लेकिन अभी से अगर हम तीनों टीमों के जो हमें नज़र आ रहा है, तो जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है, तो मुझे तो इस पूरी सीरीज़ में, वैसे मेरा दिल नहीं है ये अल्फाज कहने को, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान की टीम मुझे फेवरेट लग रही है। जी बिल्कुल, आप ना कहते तो मैं कह देता, बिल्कुल। और वेस्ट जो अफ़गानिस्तान की टीम है किसी और के ख़िलाफ़ चले ना चले, पाकिस्तान का जो है ना चल चलाव कर देती है। एक दूसरे नंबर पर यह कि पाकिस्तानी की टीम जो है ना, मुझे तो ये जो अभी पिछले बांग्लादेश T20 सीरीज़ और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 और उसके बाद वनडे सीरीज़, इनके बीच में एक T20 ही जीती है ना, बल्कि सिर्फ 2 ही मैच जीती है वो जैसे थे। और पाकिस्तान की जो टीम है ना, नफसियाती तौर पर ना इस पर काम करने की ज़रूरत है। और वही बात हो रही है जो आज के मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम का है कि हम हमेशा तजर्बात करते रहते हैं और कहते हैं कि इस तजर्बात से हमने सीखा है और आगे जो है ना गलतियाँ नहीं होंगी, लेकिन होता यह है कि अगली दफ़ा को नई गलतियाँ हो जाती हैं। असल में पाकिस्तान ग्रिप करने के बाद मैच को लूज़ करने लगा है, ये बड़ा खौफनाक जो है ना एलिमेंट सामने आया है। बॉलर वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन पाकिस्तान की जो ग्रिप है वो इसलिए नहीं बन पा रही कि अभी आपने फिर खुद ही जिक्र छेड़ दिया सलमान अली आगा का। ये क्या प्लानिंग थी कि एक बैटर को पहले ही मैच में, यानी कि डेब्यू में, सीरीज़ में ही वो जनाब कप्तानी से करने जा रहा है, तो ये क्या आपकी प्लानिंग थी? इट मीन्स के बिटवीन द लाइंस कुछ ना कुछ टीम के अंदर इख्तलाफात, मसले मसाइल, इशूज़ चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आपको पता है कि इस सीरीज़ के दौरान में भी एक इशू खड़ा हुआ था, स्टैंड हुआ था कि जैसे कहा गया, भले उसके बाद में तरदीद आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर पहुँचे, ठीक है। इट में यानी कि मैं नहीं कहता कि भाई जो है ना इशूज़ क्या है, मसला क्या है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जो शिकस्त होती है ना, वो कहते हैं कि शिकस्त का कोई बाप नहीं होता।
तो उसके दरमियान में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है ना मिस प्लान हो रहा है। अब जब हम सलमान अली आगा को जिसने अभी टीम में आके सीखना था, तो उसको तो जब कप्तान बना दिया, और बिल्कुल हमारी जो अभी टीम ने जो मेरे साथी दोनों दोस्त बैठे हैं इन्होंने जिक्र किया है कि जिसकी अगर उसको टीम से निकाल अब कप्तानी से हटा दिया तो उनकी वाकई जगह नहीं बनती। ऐसा होता है। एक दौर में वकार यूनुस जैसे लीजेंड बॉलर पे भी ये वक्त आ गया था कि वो कप्तान थे तो टीम में खेल रहे थे, अदरवाइज़ उनकी जगह नहीं बनती थी। प्लानिंग तो यहीं से मिस प्लान हो जाती है। उनको मिडल आर्डर में उनको खिलाया जाता है, उन्होंने अपना नंबर भी रखा हुआ है, ऊपर नीचे भी किए जा रहे हैं, तो किस बुनियाद पर उनको टीम में शामिल किया जाता है इस महदूद ओवर की क्रिकेट में? जो वनडे हो, टेस्ट हो या फिर अपना T20 हो, उनका वही लो ऑर्डर बैटिंग नंबर है। तो मकसद ये है कि जब हम कहते हैं ना कि जब हम जो जिन ममालिक के ख़िलाफ़ खेलने जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान ने इम्प्रूव किया है और इस हद तक इम्प्रूव किया है वो किसी के लिए भी दर्द सर बन सकता है। मोस्ट फेवरेट वो है। और पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ ना तीसरी टीम के साथ, उसमें भी जो है ना मैं ये समझता हूँ कि दिन हुआ तो जीतेंगे, अदरवाइज़ प्लानिंग इनकी जो है ना जीत वाली मुझे तो नहीं लगती। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सह मुल्की जो सीरीज़ होने जा रही है, टूर्नामेंट होने जा रहा है, पाकिस्तान की जीत के चांसेस जो है ना वो 50-50 हैं। 50 से भी कम करें। 50 से भी कम मैं करें। इसमें एक और बात करूँ, अभी जैसे मोहतरम अब्बासी साहब ने एक फ्रेज़ के साथ बात की, 1 मिनट अप 1 मिनट में डाउन। अब्बास अत्तर साहब हुआ करते थे, बड़े हेडलाइंस के, बड़ा नाम न्यूज़ रीडर जो थे। जी न्यूज़ रीडर थे। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान की टीम की हालत ऐसे है साइकिल स्टैंड की तरह है, एक साइकिल एक गिरती है तो पूरे साइकिल पूरा साइकिल स्टैंड गिर जाती है। अच्छा शाकिर साहब, सह मुल्की सीरीज़ जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूए के दरमियान के एशिया कप से पहले की एक तैयारी है। एशिया कप में अगर हम देखें जो कि 9 सितंबर से स्टार्ट होगा, अफ़गानिस्तान की टीम, अगर इस वक्त हम एशिया की टीमों की अगर हम बात करें तो भारत के बाद हमें ज़्यादा उसमें टैलेंट नज़र आता है, उसमें हमें जीत की भूख नज़र आती है। पाकिस्तान में वो जीत की भूख ख़त्म हो चुकी है। क्या इस वजह से भी हम लोग जो है ना बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं? जैसे अभी नदीम साहब ने कहा है कि इस सीरीज़ में या इस टूर्नामेंट में मुझे तो पाकिस्तान की जो ये अफ़गानिस्तान और यूए वाली है उसमें जो जीत के चांसेस है वो 50% है, तो हम एशिया कप में कैसे जाएंगे? जी ताहिर भाई बिल्कुल। और वहाँ पे तो मैच भी हमारा भारत के अगेंस्ट है, और जिस तरीके के से हमारे साथ उनके साथ जो इस वक्त चपकलश या जो इस वक्त टाई चल रही है वो तो हमारे लिए तो हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। देखें ताहिर भाई, सबसे पहले अगर आपने सह मुल्की सीरीज़ में कम बैक करना है तो आपको 2 बातें वाजे करनी पड़ेंगी कि हमने यहीं पे ही सह मुल्की सीरीज़ खेली है और इन्हीं कंडीशन में एशिया कप खेलना है। तो हमें वही खिलाड़ी लेकर जाने चाहिए जो उस ट्रैक के हों। हमें ये नहीं करना चाहिए, देखें आपको सख्त फैसले लेने चाहिए। आपको इस वक्त हारिस रऊफ आपको सिर्फ T20 का बॉलर है, आप उसको लेके जाना चाहिए। हसन अली आप किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन कब तक आप उसको शामिल करेंगे? आप ये देखें कि शारजा के विकेट 130 और 140 की विकेट है, इसका मतलब कि वो स्पिन ट्रैक वाले आपके बॉलर चलेंगे, ऑलराउंडर्स नहीं चलेंगे। अब स्पिन ट्रैक में आपने अगर ये सीरीज़ जीतनी है तो सुफियान मुकीम का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अबरार को भी खिलाना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। और मैं सलमान अली आगा साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो कप्तान बन के आए तो अपना बैटिंग ऑर्डर सिचुएशन को देखें, मत आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, क्योंकि शारजा में जो पहले 6 ओवर हैं वही मैच को बनाते हैं और वही मैच को ख़राब करते हैं। आपने अगर सह मुल्की पावर सीरीज प्ले की बात कर रहे हैं जी सह मुल्की सीरीज़ जीतनी है और आपने अगर एशिया कप जीतना है तो अभी से टीम वो सेलेक्ट करें कि जो जेन्युइन हो। उसमें मोहम्मद हारिस मेरे हिसाब से उसकी जगह नहीं बनती, उसमें जो खुशदिल साहब हैं उनकी भी जगह नहीं बनती, उसमें अगर आप हुसैन तलत को शामिल करेंगे तो मैं उनकी भी जगह नहीं बनाऊंगा। इवन दैट शायद आप मोहम्मद नवाज़ को तो कंसिडर कर सकते हैं। आपको काइंडली अगर ये सीरीज़ जीतनी है तो आपको ऊपर से खिलाड़ी चेंज करने पड़ेंगे। फ़खर जमान की जगह आप किसी एक ऐसे हिटर को शामिल कर लें जो एटलीस्ट आपको पास 15 से 20 बॉलें खेल के जाए। आपको बाबर और रिजवान अगर इस बात पे आपको बुरे लगते हैं कि उनका वो स्लो स्टार्ट देते हैं या वो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, वो अच्छा कर सकते हैं। जो नीचे आने वाले जो आपके बैटर हैं उनसे तो वो लाख दर्जे बेहतर है ना। इस वक्त जो आपको ओपनिंग स्टैंड मिल रहा है साम अयूब की शक्ल में या फ़खर जमान की शक्ल में, वो तो आपके पास एवरेज बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश में आपने देख लिया आखिरी मैच में भी साहिबजादा फरहान चले, इसी तरह वेस्ट इंडीज़ के भी आखिरी मैच में साहिबजादा फरहान चले। इसका मतलब ये है कि आपको एक ओपनर तो मिल गया। अब आप अगर मेरी सजेशन तो ये है कि आप अगर साहिबजादा फरहान के साथ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी अगर जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं जा रहे तो आपको बाबर को शामिल करना चाहिए अगर आप ये सीरीज़ जीतना चाहते हैं। और आप ये कहते हैं कि आपने एशिया कप में बाबर को लेके जाना है तो आपको शामिल करना पड़ेगा। अब बात रह जाएगी विकेट कीपर की। विकेट कीपर आप साहिबजादा फरहान से खिला लें, क्योंकि आप मोहम्मद हारिस ने
जो 3 T20 में वेस्ट इंडीज़ में उसमें भी कैचेस ड्रॉप किए जो कि सिंपल कैचेस हैं, और वो सिर्फ एक आखिरी T20 में एक बॉल पे 6 मार के वो आ गया। साहबजादा फरहान के जो ग्लव्स परफॉर्मेंस है ना वो इतनी जो है ना उनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो ज़्यादातर उनका फोकस जो है ना वो आप PSL में भी आप देख लें कि वो उन्होंने बहुत कम ही जो है ना वो ग्लव्स सर आप नए टैलेंट हसीबुल्ला को शामिल कर लें। हसीबुल्ला का क्या कसूर है? मोहम्मद हारिस से तो वो अच्छा ही खेल के जाएगा ना। ताहिर भाई, अगर आपको पाकिस्तान की क्रिकेट T20 बेहतर करनी है और आपने एशिया कप भी जीतना है तो काइंडली थोड़ा सा आंखें खोल के फैसले करने पड़ेंगे। फेवरेटिज्म नहीं चलेगा कि एक बंदा अगर आराम से घर बैठा हुआ आप उसको शामिल कर लें और फिर आप कहें हम जीतेंगे, फिर कहेंगे नहीं यार ये तजर्बा ठीक नहीं हुआ तो हमें बेहतर करना पड़ेगा। मैं आपको अभी भी बात कर रहा हूँ, मेरे दो बैठे हैं वो भी शायद इस बात पे एग्री करेंगे, अगर आपने वनडे भी बेहतर करनी है तो वक्ती तौर पे आप क्लाइव लाइट की परफॉर्मेंस पे आएँ कि भाई 5 बैटर कि आपने सिर्फ बैटिंग करनी है, प्लीज़ फोकस करें। ये सैम अयूब की तरह ना करें। अभी अब्बासी भाई ने क्या बताया कि सैम अयूब आपके पास अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, मतलब आप उसको एक जगह परफॉर्मेंस देंगे, ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस खराब हो, इसका मतलब ये है कि अच्छा यार तो अगर बैटिंग में नहीं चलेगा चल तो बॉलिंग में तो चल रहा है ना। तो ये कॉन्फिडेंस उसमें भी है कि अच्छा यार मैं बैटिंग में ना चला तो बॉलिंग तो में सर चल आप गया तो बाहर मेरे करें अगले ना। मैच में तो चांसेस हैं। ताहिर भाई आप बाहर करें ना कि भाई आपका मेन रोल प्ले आप एक ओपनर हैं। देखिए कोच और कप्तान ने जो उनको रोल दिया होगा उन्होंने उसी के मुताबिक चलना है ना। सर देखें कोच की तो बात उस वक्त आती है ना, कोच तो मैदान में नहीं है, मैदान में तो कप्तान है, लेकिन कप्तान को देखना चाहिए ना। स्ट्रेटजी जो चल रही होती है ना वो जो हिकमत अमली, ताहिर भाई हिकमत अमली तो कप्तान कोच ने आपको दे दी, लेकिन ग्राउंड में तो आपका कप्तान खेल रहा है आपका ना। प्लान ए चलता है, प्लान बी चलता है। नहीं हमारे पास जब आपका प्लान ए नाकाम हो रहा था तो हर टीम जो है ना अपना प्लान बी भी रखती है। सॉरी टू से कि हमारे पास कोई प्लान है, प्लान ही नहीं होता। हमारे पास तो कोई प्लान नहीं था, आपने देख नहीं लिया। अगर प्लान हमारे पास होता तो शायद हम सीरीज जीत चुके होते और एक उम्दा तरीके से जीते, चाहे वो T20 थी चाहे वो वनडे था। आप T20 मैं तो नहीं मानता कि आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम को जो 5-0 से हार के आई है, कोई 3-1 से या 4-1 से या 5-0 से हार के 5-0 से हार गए ना, बिल्कुल। आप उस टीम से आप बड़ी मुश्किल से मैच जीत रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनमें खामी नहीं, आप में खामी है। आपके पास प्लानिंग नहीं है। देखें अभी प्लान ए प्लान बी की बात करें तो प्लान ए प्लान बी आपको फिर वनडे में क्या किया आपने तो हर मैच में खिलाड़ी तब्दील कर दिए। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता ताहिर भाई। अगर आपको मैच जीतना है, सैफुल की सीरीज जीतनी है, और अभी जैसे कहा कि अफगानिस्तान फेवरेट है तो बिल्कुल फेवरेट है, क्योंकि वो उस तरह के काम नहीं करते कि अच्छा यार ठीक है अगर तू बैटिंग में नहीं चलेगा ना तो चल तो बॉलिंग में तो चल ही रहा है ना। ये सलमान अली आगा एक वो, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई कायदाना सलाहियत है T20 में कि जिसकी वजह से आपने उनको T20 का कप्तान बना दिया। भाई वो एक अच्छे हिटर भी हो सकते हैं और वो हैं, या वो एक अच्छे बॉलर भी हो सकते हैं। माइक हैसन के ऊपर एक सवाल निशान है, ये सीरीज अगर वो लूज करते हैं, सैमुअल की जो टूर्नामेंट होने जा रहा है तो बहुत बड़ा सवाल निशान नहीं आ जाएगा? नहीं ताहिर साहब, सवाल ही निशान किस बात का? उन्हें 2 साल के लिए रखा है, आप उन्हें 2 साल उन्हें पाकिस्तान में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या जो मुआहदा इनका होता है उसकी कोई मेरा ख्याल में माजी में अगर उठा के देख लें गैरी क्रिस्टन के साथ भी था। ताहिर साहब मैं तो इस बात का कायल हूँ कि हमें ये जो पस्ती की तरफ ले जा रही है, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेके जा रही है। हमने सीरीज टू सीरीज जो हम जी 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 हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ जाना है। और ये एक लफ्ज़ जो होता है ना, मैं और आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है, यह फजूल लफ्ज़ है। 202 से हारना ये हार जीत खेल का हिस्सा नहीं होती, ये बैड परफॉर्मेंस होती है। तो ये जो मुहावरा आजकल चल रहा है हार जीत खेल का हिस्सा है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे ये फिक्रा मुहावरा ना अब लागू नहीं होता, क्योंकि वो मुसलसल अपनी बैड परफॉर्मेंस की तरफ जा रही है। मेरे भाई ने, नदीम साहब ने बहुत अच्छी बात की, आपने की, शाकिर साहब ने की, अफगानिस्तान अपनाना जीत सकता है यानी सैमुअल की सीरीज, लेकिन मैं कहता हूँ फाइनल किसके साथ होगा? पाकिस्तान के साथ, यूएई के साथ भी तो हो सकता है। अच्छा, तो आप इतना जो हालात देख T20 के जो हालात जा रहे हैं ना, नहीं आपने तो ये कह दिया साहब आप जो बात करते हैं हो वही जाती है वैसे। नहीं, जो हालात नजर आते हैं, मैं जो बात करता हूँ या आप जो बात कर रहे थे वो हालात को मद्देनजर रख के बात कर रहे होते, हवाइयों पे बात नहीं कर रहे होते। हमने तो कह दिया ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हम अमेरिका से भी हार जाते हैं। तो मैंने यही कहा ना कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की, अफगानिस्तान मजबूत उम्मीदवार है। मैंने बात की फाइनल अफगानिस्तान का किसके दरमियान होगा, तो हो सकता है वो यूएई के दरमियान हो, ठीक है ना। तो भाई पाकिस्तान को ना ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है यही हमें पस्ती की तरफ ले जा रही है। इस बात के बाद ना मैं हॉकी पे आ रहा हूँ। पाकिस्तान FIH प्रो लीग के लिए मेरे ख्याल में जल्द फैसला मुतवक्का है। आपके सोर्स क्या कहते हैं कि हॉकी की प्रो लीग के लिए पाकिस्तान टीम जा रही है तो उनका जो फेज़ होगा पहला स्टार्ट वो कैसे होगा, क्या अंदर की खबरें हैं वो ज़रा बताइएगा। ताहिर साहब, एक तो हमें तो मुकम्मल अब हो चुका है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ना प्रो लीग खेलने जाएगा।
अच्छा, और उसमें confirm है यह आपके साथ? मेरे जहाँ तक मेरे ज़राए हैं या मेरी मालूमात है कि पाकिस्तान प्रो लीग की तरफ है, और उसमें में जो सबसे बड़ा किरदार है इस मौके पर मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने फ़राग दिली का मुजाहरा किया और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उसको लब्बैक कहा है कि आप बेशक, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने यही कहा था ना, बेशक आप हमें हमारे अकाउंट से फ़ंड ना दें, अपना अब ज़ाती प्राइम मिनिस्टर साहब की मेरा ख्याल हिदायत पर 2 रोज़ा इनका इजलास भी हुआ है, मीटिंग भी हुई है, लेकिन जो डिमांड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मांग रही थी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या हुकूमत वो तो नहीं दे रही। मैंने सुना है कि उसको कट लगाया उन्होंने कि भाई मिनिमम हमें बताएं। नहीं, लाजमी बात है, कट लगाया है, लेकिन यहाँ बात है इंशाल्लाह पाकिस्तान लाया और पाकिस्तान इस प्रो लीग के ज़रिए अपने आमदन के सोर्स भी वो करेगा। खाली हम ये नहीं देखेंगे ताहिर साहब कि अगर आप प्रो लीग खेलने जा रहे हो तो हमें क्या होगा। ये आलमी सतह के मुकाबले इसमें एक बार फिर इसके मस्बत असरात ये होंगे सबसे बड़े कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर हॉकी में दोबारा पहचान होगी, ठीक है। दूसरी बात यह कि आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर एडवर्टीजमेंट मिल सकती हैं जिस पे आप तकरीबन जितना भी खर्चा है उससे ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट के ज़रिए यूरोप जैसे ममालिक में बना भी सकते हैं। यानी कि ये वो प्रो लीग है कि जिसके ज़रिए आप अपने जिसके जो माली बहरान है उसका भी खात्मा कर सकते हैं। ये आम लीग नहीं है। फिर आपके तकरीबन प्रो लीग के जो जितना अरसा चलेगा ना उसमें आपके 3 या 4 जो मेज़बान होंगे वो यूरोपीय कंट्रीज़ होंगी और एक लातीनी अमेरिका होगा यानी अर्जेंटाइन होगा। तो यानी कि तो पहला फेज भी वहीं स्टार्ट होगा, वहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि प्रो लीग में आप दुनिया के अहम यूरोपियन ममालिक लातीनी अमेरिका में खेलेंगे जिस पे आपको पहचान, आपके लड़कों में टैलेंट उभर कर सामने आएगा। फिर जहां आप नए लड़कों को खिला रहे होंगे ना वहां पे उन्हें तजर्बात मिलेंगे। ये मैं दावे से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान ये प्रो लीग फुल प्रोटोकॉल के साथ खेलता है ना तो आपको 2026 में ना पाकिस्तान हॉकी टीम एक नई टीम उभर कर सामने अच्छा, आएगी। मेरा यहीं से आपसे ये है कि प्रो लीग में तो चलो पाकिस्तान हॉकी टीम जो है ना हमें एक नया चेहरा हमें देखने को मिलेगा। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की अदम शिरकत है और एशियन हॉकी फेडरेशन ने बांग्लादेश को बुला लिया, और जब पाकिस्तान एशिया हॉकी कप खेल ही नहीं रहा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए कैसे क्वालिफाई करेगा, क्योंकि जो एशिया से जो टीम थी जो एशिया कप की विनर होती उसने डायरेक्ट क्वालिफाई करना था, उसके बाद जो बाकी टीम है उन्होंने जो है ना क्वालिफाई राउंड खेलना था। पाकिस्तान तो खेल ही नहीं रहा। ताहिर साहब, पहले तो अभी भी ना मैं एशिया जो हॉकी कप है ना इसमें को बादल मंडरा रहे हैं कि हो सकता है ये भी मुलतवी हो जाए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश ने अभी हामी नहीं भरी, बांग्लादेश को बुलाया गया है, लेकिन बांग्लादेश में भी ज़रा थोड़ा सा माली बहरान का सामना है। तो हो सकता है कि बांग्लादेश भी हॉकी एशिया हॉकी कप में भारत जाने से माजरत कर ले, ठीक है ना। तो इस वजह से जो मेरा ख्याल में कि शेड्यूल जारी हो चुका है। शेड्यूल बेशक जारी हुआ, लेकिन अभी तक आज की डेट तक बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन ने भारत जाने की अभी तक हामी नहीं भरी। तो इस वजह से ना ये बादल मंडला रहे हैं कि हो सकता है। ये तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान इसको क्वालिफाई कैसे करेगा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, क्योंकि एशिया कप तो वो खेल नहीं रहा, तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड में कैसे उसकी शिरकत होगी वो जरा थोड़ा सा नहीं, या वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर होगा। नहीं, पाकिस्तान में एक प्रो लीग आपको एक बहुत अच्छा चांस भी मिल रहा है बराह रास्त का। प्रो लीग में तो हमारी इतनी परफॉर्मेंस वो तो हमें जो पता है, हमें वो इतना नहीं हम चाहते। जो एशिया कप में हम शिरकत नहीं कर रहे, क्योंकि एशिया से हमने एक टीम जो विनर होगी उन्होंने जाना है वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई, जो बाकी टीमें हैं वो क्वालिफाई राउंड खेलेंगी। पाकिस्तान तो एशिया कप खेल ही नहीं रहा। नहीं, तो उन्होंने एशिया कप का एक ऐसा शेड्यूल बनाया है कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो गालबन उन्होंने उसमें ये देखा है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ भी ना मैच सीरीज खेलकर। और मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वही है कि जो लास्ट 6 नंबर पे जो टीम होगी एशिया कप में उसके साथ पाकिस्तान बेस्ट ऑफ 3 खेलेगा, वो प्ले ऑफ होगा, जो उसके बाद फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए जाएगा अगर वो 2 मैच जीत जाता है। नदीम भाई, लास्ट मेरे पास 2 मिनट है। अरशद नदीम सेंचुरी के बाद वापस आ गए हैं, आपके साथ उनका बड़ा एक अच्छा लाइजन भी है और आपको बेहतर पता होगा कि इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है, कब वो जो है ना पंजाब जो है ना स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं ताकि वो टोक्यो जो जापान में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रही है उसके लिए पाकिस्तान को एक और मेडल जितवा सकें। जी बिल्कुल, ये एक अलार्मिंग बात है कि अभी उनको इसी फिटनेस की वजह से, हालांकि वो तो तैयारी करने गए थे पोलैंड वाली जो चैंपियनशिप थी उसमें पार्टिसिपेशन के लिए, अचानक पता चला कि वो तो फिटनेस इशू से दो चार हैं।
मेरा ख्याल है कि ये अभी जो है ना, अगर वो प्रैक्टिस शुरू भी कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस लेवल पर आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा वज़न ही जब पिंडलियों पर ही संभालती हैं। दूसरा इनके साथ एक इशू और भी है जिसको या खुफिया रखा जा रहा है, ये क्या है, या उसको बार बार डिस्कस नहीं किया जाता है, वो इनके कंधे का मामला है। अच्छा, जहाँ से जोर लगता है, सबसे पहले जोर लगता है, और ये आज का नहीं है, शुरू दिन का है। और जैसे किसी दौर में कहा जाता ना नजीब बेटी, भाई मुख्तसर कीजिए। जी जी, जो मेरा ख्याल है कि इनका जो अब सेशन है ना, ये उसी वक्त ही पता चलेगा जब ये पहले दिन वहाँ जाकर पहले हफ्ते का जो इनका सेशन होगा वही फैसला करेगा क्या ये खेलने जा भी रहे हैं या नहीं या जा नहीं रहे जा हैं। सकते। और ऐन वक्त पर ही ये बताएंगे, क्योंकि इस दौरान में उन्होंने इस तरह का नहीं मौका देना कि भाई जो है ना कोई उन पर तनकीद हो, कुछ हो। बहरहाल एक असासा हैं, लेकिन इस असासे को जिस तरीके से लेके चलना चाहिए था उस तरीके से बाकी गेम्स की तरह लेके नहीं गए। चलिए शाकिर साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजाज अब्बासी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। नदीम कैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान ताहिर लतीफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।